Now there are two words. One is locomotion, one is movement. Movement can occur within body. Locomotion means complete organism is displaced from one position to another. अब हम ह्यूमन बॉडी की बात करेंगे कि हमारे ह्यूमन बॉडी में कितने टाइप के मूवमेंट हो सकते हैं. One is your ciliary movement, another is your pseudopodial यानी amoeboid movement, third is your muscular movement. अब ये तीन मूवमेंट तो irrespective of gender, मेल और फीमेल दोनों में ही होगा, क्योंकि अगर हम अपीयरेंस के बेसिस पे करते हैं तो हमेशा दो मसल सेम दिखने लगते हैं यार. दो स्ट्राइटेड है, एक अनस्ट्राइटेड है, दो हमारे अनब्रांच्ड है, एक हमारे ब्रांच्ड हैं. स्केलेटल मसल, लेट्स टॉक अबाउट माय बाइसेप मसल्स. मुझे एक मसल सेल यानी एक मसल फाइबर को निकालना है. Hello बच्चा लोग, I am Tulika Jha, your zoology educator, and I welcome you all to quick revision podcast series of zoology. Today we are going to revise locomotion and movement. Close your eyes and start recalling. Ma'am is not going to miss any line of your NCERT. Now there are two words. One is locomotion, one is movement. Movement can occur within body. यानी मेरी बॉडी में ब्लड भी मूव कर रहा है, सीलिया भी मूव कर रहे हैं, यानी इनसाइड बॉडी भी हो रहा है. लोकोमोशन मीन्स कंप्लीट ऑर्गेनिज्म इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर. यानी हम कह सकते हैं all locomotions are movement but all movements are not locomotion. Now can the structure of locomotion and movement, will they be different or will they be same? वो सेम भी बेटा हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इन हाइड्रा टेंटाकल्स आर यूज टू कैप्चर फूड एंड पुट इनसाइड हाइपोस्टोम and tentacles are also used for locomotion. Similarly, पैरामीशियम में सीलिया से पैरामीशियम मूव भी करता है और सीलिया से ही वो फूड को कैप्चर करके अपने माउथ साइटोफैरिंग्स के अंदर लेके जाता है. यानी स्ट्रक्चर डिफर करे ये जरूरी नहीं है. लोकोमोशन का स्ट्रक्चर क्या होगा और किस टाइप का लोकोमोशन होगा ये किस पे डिपेंड करेगा. एक हैबिटेट पे तो करेगा ही करेगा. पानी में है तो स्विमिंग, लैंड पे स्विमिंग नहीं हो सकता, वॉकिंग होगा. एज वेल एज डिमांड ऑफ द सिचुएशन. आपके पीछे कुत्ते पड़ जाएंगे, डिमांड ऑफ द सिचुएशन इज दैट यू शुड रन. कुत्ते नहीं पड़े हैं, आप थके हुए हो, डिमांड ऑफ द सिचुएशन इज दैट यू कैन ऑल्सो वॉक. अब हम ह्यूमन बॉडी की बात करेंगे कि हमारे ह्यूमन बॉडी में कितने टाइप के मूवमेंट हो सकते हैं. One is your ciliary movement, another is your pseudopodial यानी amoeboid movement, third is your muscular movement. अब ये तीन मूवमेंट तो irrespective of gender, मेल और फीमेल दोनों में ही होगा. बट मेल्स में इसके अलावा एक और मूवमेंट होगा विच इज फ्लैजुलर मूवमेंट, जो कि स्पर्म में मिलेगा यानी सिर्फ मेल बॉडी में मिलेगा. सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम अमीबॉइड मूवमेंट को यानी सूडोपोडियल मूवमेंट को. हमारी बॉडी में कुछ सेल्स हैं जो अमीबा की तरह सूडोपोडिया बढ़ा के अपनी मूवमेंट करते हैं. कौन से सेल्स है ऐसे? WBC बेटा. WBC यानी ल्यूकोसाइट. अब ल्यूकोसाइट में क्या सारे ल्यूकोसाइट करेंगे हमारे अमीबॉइड मूवमेंट? नहीं, वही वाले करेंगे जो कि फेगोसाइटिक है. जैसे आपका न्यूट्रोफिल हो गया एंड योर मोनोसाइट हो गया यानी मैक्रोफाज हो जाता है. सूडोपोडिया बनने के लिए किस डायरेक्शन में आपके सेल को सूडोपोडिया बनाना है, उस डायरेक्शन में सेल के अंदर रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, जो कि पॉलीमराइज करके यानी ये साइटोस्केलेटन है, सेल के अंदर का रॉड लाइक स्ट्रक्चर. एक साइड रॉड बनाएगा, डायरेक्शन मिलेगा सूडोपोडिया को, फिर पूरा का पूरा सेल का कंटेंट यानी प्रोटोप्लाज्म उसी डायरेक्शन में मूव करेगा. दिस इज हाउ अमीबॉइड मूवमेंट इज डन. किसमें होगा? ल्यूकोसाइट में, न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट में. सिलियरी मूवमेंट हमारे सेल्स का ग्रोथ होता है, जैसे हमारे ट्रेकिया में है, ब्रोंकाई में है, फिलोपियन ट्यूब में है, यहाँ पे हमारे सिलियरी मूवमेंट होंगे. अब सारे सीलिया मोटाइल नहीं होते, जिसकी मैंने बात की है सारे मोटाइल सीलिया हैं, एक डायरेक्शन में चीज़ों को मूव करेंगे. देन मस्कुलर मूवमेंट. मस्कुलर मूवमेंट को ही हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं. ओके, फ्लैजुलर मूवमेंट स्पर्म में हो जाता है. अब लोकोमोशन यानी हमारी ह्यूमन बॉडी को डिस्प्लेस होने के लिए कौन कौन से सिस्टम का यूज होगा? एक तो बेटा नर्वस सिस्टम. पहले नर्वस सिस्टम सिग्नल देगा, फिर मस्कुलर सिस्टम, फिर मसल हमारे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और उस कॉन्ट्रैक्शन से एक फोर्स जनरेट होगा जिससे हमारे बोन्स यानी स्केलेटल सिस्टम मूव करेंगे. यानी लोकोमोशन के लिए तीन सिस्टम टुगेदर जॉइंटली काम करेंगे, न्यूरल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम एंड योर स्केलेटल सिस्टम. तो नर्वस सिस्टम का तो नेक्स्ट चैप्टर है, तो अभी हम क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में? मस्कुलर सिस्टम एंड स्केलेटल सिस्टम. लेट्स स्टार्ट विथ मसल. मसल मीजोडर्मल इन ओरिजिन है, मीजोडर्म से बनता है. मसल्स हमारी बॉडी का 40 to 50% वेट मसल ही बनाता है. अब मसल हमारे तीन टाइप के होते हैं, लेकिन क्या क्राइटेरिया है डिवीजन का? डिवीजन का क्राइटेरिया हम रख सकते हैं अपीयरेंस, डिवीजन का क्राइटेरिया हम रख सकते हैं रेगुलेशन एंड लोकेशन. तीन क्राइटेरिया, बट द बेस्ट क्राइटेरिया फॉर डिवाइडिंग मसल इज योर लोकेशन. व्हाई मैम? क्योंकि अगर हम अपीयरेंस के बेसिस पे करते हैं तो हमेशा दो मसल सेम दिखने लगते हैं यार. दो स्ट्राइटेड है, एक अनस्ट्राइटेड है, दो हमारे अनब्रांच्ड है, एक हमारे ब्रांच्ड हैं. तो
यानी कि दो दो सेम आ जाएंगे, तीन कैटेगरी नहीं बन पा रही अपीयरेंस के बेसिस पे। दो यूनिन्यूक्लिएटेड है, एक मल्टीन्यूक्लिएटेड है, यानी अपीयरेंस के बेसिस पे दो ही कैटेगरी बन पा रही है। सिमिलरली रेगुलेशन, रेगुलेशन के बेसिस पे भी तो दो ही कैटेगरी बन रही है, दो इनवॉलेंट्री है, एक वॉलेंट्री है। बट इफ वी गो अबाउट लोकेशन, लोकेशन के बेसिस पे हमारी तीन कैटेगरी बन रही है। अगर हमारे बोन से अटैच्ड है स्केलेटल मसल, अगर हमारे इंटरनल ऑर्गन्स यानी विसरल ऑर्गन में है विसरल मसल, अगर हमारे हार्ट में है देन कार्डियक मसल। तो बेस्ट क्या है? लोकेशन। सबसे पहले हम तीनों में बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं। एक साइड इमेजिन करो, सबसे पहले लिखा है स्केलेटल मसल, देन स्मूथ मसल, यानी सॉरी विसरल विसरल विसरल, पहले स्केलेटल मसल, देन विसरल मसल, देन कार्डियक मसल। अपीयरेंस देख लेते हैं। स्केलेटल मसल सिलेंड्रिकल, विसरल मसल स्पिंडल लाइक, कार्डियक मसल सिलेंड्रिकल, दो सिलेंड्रिकल हो गए ना। स्केलेटल मसल डार्क एंड लाइट बैंड यानी स्ट्राइएटेड, विसरल मसल नो डार्क एंड लाइट बैंड यानी स्मूथ इन अपीयरेंस, कार्डियक मसल स्ट्राइएटेड। स्केलेटल मसल मल्टी न्यूक्लिएटेड, रेस्ट टू यूनिन्यूक्लिएटेड। स्केलेटल मसल वॉलेंट्री, आप खुद कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, रेस्ट टू इनवॉलेंट्री। ठीक है, अब हम किस पे फोकस करेंगे इस चैप्टर में? स्केलेटल मसल के ऊपर। नाउ हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं स्केलेटल मसल को, क्योंकि हमारा मेन चैप्टर स्केलेटल मसल का है। बाइसेप मसल्स की बात करते हैं। द मोमेंट आई रिमूव माई स्किन, व्हाट आई सी इज अ कोलैजिनस कनेक्टिव टिश्यू का शीथ स्किन के जस्ट नीचे, विच इज कॉल्ड फैस्किया। जब मैंने फैस्किया हटाया तो मुझे बंडल्स मिले मसल फाइबर के, एक एक मसल नहीं मिला। आई फाउंड बंडल ऑफ मसल फाइबर, बंडल ऑफ मसल फाइबर इज कॉल्ड फैसिकल, बंडल फैसिकल। फिर मैंने बंडल को खींचा क्योंकि मुझे एक मसल सेल निकालना था। तो जब मैंने बंडल को खींचा तो मुझे दिखा साथ में ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज भी मिल गई। ये डायग्राम में आपका मेंशन्ड है, यानी फैसिकल्स में सप्लाई है आपके ब्लड वेसल्स का। फिर मैंने अल्टीमेटली एक मसल फाइबर को निकाल लिया। जब मैंने एक मसल फाइबर को निकाला तो उसका शेप क्या था? सिलेंड्रिकल था, बिकॉज स्केलेटल मसल है। मल्टी न्यूक्लिएटेड था क्योंकि हमारा स्केलेटल मसल है। मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेट को हम कहते हैं सिनकाइशियल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मैंने बोला सार्कोलेमा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को मैंने बोला सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, विच इज स्टोर हाउस ऑफ योर कैल्शियम। साइटोप्लाज्म इज ऑल्सो नोन एज योर सार्कोप्लाज्म। फिर मैंने अपना फोकस बढ़ाया एंड आई सॉ कि जो आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है स्केलेटल मसल का, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, इसमें पैरेलली अरेंज रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं नोन एज मायोफाइब्रिल या फिर मायोफिलामेंट। और इसी मायोफिलामेंट में डार्क और लाइट बैंड है, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड। डार्क बैंड का मैंने नाम दिया ए बैंड, विच इज एन आइसोट्रोपिक बैंड, और लाइट बैंड को मैंने नाम दिया आई बैंड यानी आइसोट्रोपिक बैंड। अब जो आपका आई बैंड है, यानी पहले आएगा आई बैंड, ए बैंड, आई बैंड, ए बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड। जो हमारा आई बैंड है उसको बीच से एक थिन इलास्टिन का मेम्ब्रेन बाइसेक्ट कर रहा है, विच इज कॉल्ड जेड मेम्ब्रेन। आई बैंड को बीच में इलास्टिन का मेम्ब्रेन बाइसेक्ट कर रहा है, विच इज नोन एज जेड मेम्ब्रेन। दो जेड मेम्ब्रेन के बीच के रीजन को हमने क्या बोल दिया? सार्कोमेयर बोल दिया। तो इमेजिन करो सार्कोमेयर में दोनों तरफ होंगे एंड्स पे आई बैंड और बीच में क्या होगा? ए बैंड होगा। फिर मुझे दिखा कि जो ए बैंड है इट इज कंप्लीट लेंथ ऑफ योर मायोसिन, यानी मायोफाइब्रिल, मायोफिलामेंट दो टाइप के कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन से बने हैं नोन एज एक्टिन एंड मायोसिन। तो जो डार्क बैंड था ए बैंड वो मायोसिन था, थिक प्रोटीन था, और जो लाइट बैंड था यानी आई बैंड वो थिन प्रोटीन था। तो एक सार्कोमेयर क्योंकि दो जेड मेम्ब्रेन के बीच में है, बीचों बीच हमारा ए बैंड है यानी मायोसिन है, और एंड्स पे हमारा क्या है? आई बैंड है यानी एक्टिन है। अब जो ए बैंड है उसके एजेस पे थोड़ा सा एक्टिन की ओवरलैपिंग भी प्रेजेंट थी, यानी ए बैंड है तो कंप्लीट लेंथ ऑफ मायोसिन, लेकिन एंड्स पे थोड़ा सा एक्टिन प्रोटीन भी आ रहा है। लेकिन जो आई बैंड है दैट इज ओनली एक्टिन, जिसको बीच से बाइसेक्ट कर रहा है हमारा एक थिन इलास्टिन का मेम्ब्रेन, विच इज कॉल्ड जेड मेम्ब्रेन। अब ए बैंड का सेंट्रल रीजन जिसमें एक्टिन नहीं है, ओनली मायोसिन है, दैट इज कॉल्ड योर एच जोन। ए बैंड के बीचों बीच यानी सार्कोमेयर के बीचों बीच एक थिन मेम्ब्रेन है नोन एज एम लाइन। तो इमेजिन करो अपना स्ट्रक्चर सार्कोमेयर का, दोनों तरफ जेड मेम्ब्रेन, बीचों बीच हमारा ए बैंड यानी मायोसिन, दोनों तरफ आई बैंड यानी कि हमारा एक्टिन, और ए बैंड का सेंट्रल रीजन जहां पे नहीं है एक्टिन दैट इज कॉल्ड योर एच जोन। ये रिलैक्सिंग स्टेट ऑफ योर सार्कोमेयर होता है। अब इसमें जो बच्चे मिस कर देते वो भी मैं रिपीट कर देती हूँ। आपको याद रखना है बेटा, जो जेड मेम्ब्रेन है वो इलास्टिन का है, जो और एम लाइन है वो थिन है, थिक नहीं है। ठीक है, जेड मेम्ब्रेन इलास्टिन का होगा तभी तो मसल कॉन्ट्रैक्शन में
पास आएगा आपस में, एंड सार्कोमेयर विच इज रीजन बिटवीन टू जेड मेम्ब्रेन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इन मसल। अब क्योंकि अभी हमने देखा कि मायोट्यूब्यूल या मायोफिलामेंट में दो टाइप के कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, यानी एक्टिन एंड मायोसिन, इसकी डिटेलिंग देखेंगे। लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट एक्टिन। एक्टिन इज अ पॉलीमराइज्ड प्रोटीन जो कि छोटे छोटे मोनोमर्स से बनता है, विच इज जी एक्टिन या फिर ग्लोब्यूलर एक्टिन। बहुत सारे जी एक्टिन मिलके एक फिलामेंट बनाते हैं जी एक्टिन का, विच इज कॉल्ड एफ एक्टिन। हर एक जी एक्टिन के ऊपर होता है एक मायोसिन बाइंडिंग साइट, हर एक जी एक्टिन के ऊपर है एक मायोसिन बाइंडिंग साइट। एक एफ फिलामेंट के साथ एक रेगुलेटरी प्रोटीन का फिलामेंट जुड़ा हुआ है, जो हमारा एफ एक्टिन है उसके साथ एक रेगुलेटरी प्रोटीन का फिलामेंट जुड़ा हुआ है, वो भी पॉलीमरिक प्रोटीन है, नोन एज ट्रोपोमायोसिन। विथ ईच एफ एक्टिन देयर इज ट्रोपोमायोसिन। और बीच बीच में रेगुलर इंटरवल पे कॉम्प्लेक्स ट्रिपल सब यूनिट प्रोटीन है, नोन एज ट्रोपोनिन। और रेस्टिंग स्टेट में ट्रोपोनिन क्योंकि ट्रिपल सब यूनिट है, उसका एक सब यूनिट एक्टिन के मायोसिन बाइंडिंग साइट को कवर कर रहा है, और ये ट्रिपल सब यूनिट कॉम्प्लेक्स प्रोटीन रेगुलर इंटरवल पे प्रेजेंट है, और एक ही सब यूनिट सिर्फ कवर कर रहा है एक्टिन के मायोसिन बाइंडिंग साइट को। तो एक एफ फिलामेंट एफ एक्टिन, उसके साथ एक ट्रोपोमायोसिन एंड रेगुलर इंटरवल पे ट्रिपल कॉम्प्लेक्स प्रोटीन ट्रोपोनिन। ये पूरा एक ऐसा ही एक और स्ट्रक्चर बनेगा, यानी एक और एफ एक्टिन, एक और फिलामेंट ऑफ ट्रोपोमायोसिन विथ रेगुलर इंटरवल ऑफ ट्रोपोनिन। ये दोनों के दोनों आपस में डीएनए की तरह हेलिकली कॉइल हो जाते हैं, तब हम उसे बोलते हैं एक्टिन। यानी ईच एक्टिन हैज टू एफ एक्टिन, टू फिलामेंट ऑफ ट्रोपोमायोसिन एंड मल्टीपल ट्रिपल सब यूनिट ट्रोपोनिन। ये एक पॉलीमरिक प्रोटीन है। नाउ मायोसिन, मायोसिन इज ऑल्सो अ पॉलीमरिक प्रोटीन। मोनोमर इसका मोनोमेरिक यूनिट होता है हमारा मीरोमायोसिन। अब मीरोमायोसिन का जो स्ट्रक्चर है उसमें नीचे एक टेल है, फिर ऊपर एक क्या है, हेड है, और बीच में शॉर्ट आर्म है। जो हेड है और शॉर्ट आर्म है उसको मिला के हम बोलते हैं हैवी मीरोमायोसिन, और जो टेल है उसको हम कहते हैं लाइट मीरोमायोसिन। अब जो हेड है उसके टिप पे एक्टिव साइट है एक्टिन से बाइंड करने का। जैसे एक्टिन के पास है मायोसिन बाइंडिंग साइट, वैसे ही मायोसिन के पास है एक्टिन बाइंडिंग साइट। और हेड के ही साइड में है एटीपी बाइंडिंग साइट, और हेड के ही सेंटर में है एटीपेज की एक्टिविटी। नाउ हेवी मीरोमायोसिन क्या था, हेड प्लस शॉर्ट आर्म। हेवी मीरोमायोसिन को हम क्रॉस आर्म भी बोलते हैं, क्योंकि जब मीरोमायोसिन पॉलीमराइज करता है तो रेगुलर इंटरवल पे हमारा ये जो HMM है, ये क्रॉस आर्म इसको हम बोलते हैं, ये बाहर प्रोजेक्ट आउट करता है रेगुलर इंटरवल पे। नाउ इमेजिन करो, सार्कोमेयर के मेंटल इमेजिनेशन में जाओ, दो जेड मेम्ब्रेन है, दोनों से आपका आई बैंड आ रहा है यानी एक्टिन आ रहा है, और बीचों बीच पॉलीमराइज्ड मायोसिन है। मायोसिन का जो क्रॉस आर्म है बेटा, विच इज योर HMM, ये रेस्टिंग स्टेट में इट इज फेसिंग टुवर्ड्स जेड मेम्ब्रेन। याद रखना, रेस्टिंग स्टेट में क्रॉस आर्म यानी HMM इज फेसिंग टुवर्ड जेड मेम्ब्रेन, और अभी हम आगे देखेंगे कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे दिस क्रॉस आर्म विल फेस टुवर्ड्स M लाइन। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं मसल का कॉन्ट्रैक्शन। मसल के कॉन्ट्रैक्शन को हम अब पढ़ेंगे। बिफोर वी स्टार्ट मसल कॉन्ट्रैक्शन हमें 3-4 टर्म समझना है। वन इज योर मोटर यूनिट, वन इज योर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एंड वन इज योर मोटर एंड प्लेट। व्हाट इज मोटर यूनिट? मोटर यूनिट का मतलब है वन न्यूरॉन प्लस ऑल मसल फाइबर इट सप्लाइज फॉर्म्स वन मोटर यूनिट। यानी एक न्यूरॉन आया, अगर वो 3 मसल सेल यानी मसल फाइबर को सप्लाई कर रहा है, तो जितनी बार ये न्यूरॉन सिग्नल देगा ये तीनों मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। सो वन न्यूरॉन प्लस ऑल मसल फाइबर इट सप्लाइज फॉर्म्स वन मोटर यूनिट, वो एक मोटर यूनिट हमारा बन जाता है। स्ट्रेंथ ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ मोटर यूनिट फंक्शनिंग। अगर मुझे बेटा ये फोन उठाना है तो मेरे को ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं चाहिए, एक ही मोटर यूनिट काम करेगा। अगर मुझे ये पूरा का पूरा चेयर उठाना है तो मुझे बहुत स्ट्रेंथ चाहिए, तो मेरे सारे के सारे मोटर यूनिट जो है वो सारे के सारे काम करेंगे। एक मसल में तो बहुत सारे मोटर यूनिट होंगे, एक न्यूरॉन आ रहा है वो 3 मसल फाइबर को सप्लाई कर रहा है, दूसरा न्यूरॉन आ रहा है वो किसी और 3 को सप्लाई कर रहा है। सो देयर आर मल्टीपल मोटर यूनिट। स्ट्रेंथ ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ मोटर यूनिट फंक्शनिंग। अब बेटा एक बात बताओ, जैसे ही न्यूरॉन सिग्नल लेकर आएगा वो स्केलेटल मसल तक पहुंचेगा, ये है स्केलेटल मसल, ये है न्यूरॉन, तो ये एरिया क्या है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये है मसल, ये है स्केलेटल, ये है हमारा मोटर न्यूरॉन। सो मोटर न्यूरॉन है, ये हमारा मसल है, सो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। एनसीईआरटी तो इसी को कह रही है मोटर एंड प्लेट भी, ऑल्दो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बट अभी के लिए आप यही याद रखो, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन यानी मोटर एंड प्लेट।
अब जैसे ही न्यूरॉन सिग्नल देगा, हमारी बॉडी में दो ही सेल एक्साइटेबल है, वन इज योर न्यूरॉन, वन इज योर मसल फाइबर। अच्छा, व्हाट डू वी मीन बाय एक्साइटेबिलिटी? कोई भी ऐसा सेल जो अपने मेम्ब्रेन के दोनों तरफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज यानी पोल्स को डेवलप कर सकता है, दे आर एक्साइटेबल सेल। हमारी बॉडी में दो ही एक्साइटेबल सेल है। अब जैसे ही न्यूरॉन ने सिग्नल दिया, क्या सिक्रीट किया? एसिटाइल कोलिन सिक्रीट किया। एसिटाइल कोलिन ने स्केलेटल मसल फाइबर पे रिसेप्टर पे बाइंड किया। अब इससे पहले स्केलेटल मसल के अंदर नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिविटी में क्या काम होता है? नहीं होता। यानी अभी वो स्केलेटल मसल सेल जो है वो रिलैक्स कर रहा है, अंदर नेगेटिव चार्ज है। जैसे ही एसिटाइल कोलिन ने बाइंड किया, एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर पे सोडियम की एंट्री हुई और अंदर पॉजिटिव चार्ज हो गया। पॉजिटिविटी हो गई यानी अब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज अंदर हुआ, पॉजिटिविटी आई, एक्साइट हुआ, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सिग्नल दिया गया कि चलो जी कैल्शियम निकालो, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए ऑर्डर आ चुका है। कैल्शियम बाहर निकला। अब कैल्शियम क्या करेगा? कैल्शियम की एफिनिटी है जो ट्रिपल सब यूनिट ट्रोपोनिन है उसकी एक सब यूनिट के साथ, तो कैल्शियम जाएगा और ट्रोपोनिन के एक सब यूनिट से बाइंड करेगा। जैसे ही वो बाइंड करेगा, ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन के साथ वहां से डेविएट होके, रोटेट होके दूसरी साइड चला जाएगा। अब ट्रोपोनिन जैसे ही जाएगा, जो एक्टिन है उसके मायोसिन बाइंडिंग साइट को किसने कवर किया हुआ था? ट्रोपोनिन के एक सब यूनिट ने। कैल्शियम तो तीनों सब यूनिट को ले गया पीछे की सब, तो अब क्या हुआ? एक्टिन का मायोसिन बाइंडिंग साइट फ्री हो गया। अब नेक्स्ट काम आता है एटीपी का। मैंने पहले ही बताया था, रिलैक्स स्टेट में मायोसिन का जो हेड है यानी क्रॉस आर्म जो है वो जेड मेम्ब्रेन की तरफ है, यानी ऐसे है। अब क्या हो रहा है बेटा? जैसे ही एटीपी आके बाइंड करेगा, मायोसिन के हेड पे क्या है? एटीपी का साइट है। एटीपी ने आके बाइंड किया, मायोसिन के हेड के अंदर एटीपेज एक्टिविटी है। एटीपेज ने एटीपी को ब्रेक किया और बनाया एडीपी और पीआई। मायोसिन के हेड में आई बड़ी सारी एनर्जी, क्योंकि एटीपी टूट गया, एडीपी और पीआई सारी एनर्जी मायोसिन के हेड में आई। नाउ मायोसिन हेड वांट्स टू रोटेट, इतनी एनर्जी आई, वो अभी जेड मेम्ब्रेन की तरफ था, वो कहा अब मुझ में एनर्जी आई, नाउ आई वांट टू रोटेट टू एम लाइन। वो इधर से इधर होना चाहता है। जैसे ही वो इधर से इधर होने के लिए, ऐसे था पहले जेड मेम्ब्रेन की तरह, ऐसे हुआ स्ट्रेट, जैसे ही हुआ वो एक्टिन से टकराया। एक्टिन के पास मायोसिन बाइंडिंग साइट है, तो उसने एक्टिन को पकड़ लिया और अब पकड़ के इधर घूमा। तो जैसे ही वो इधर पकड़ के घूमा, एक्टिन को अपनी तरफ खींचा, एक्टिन को अपनी तरफ खींचा, और एक्टिन का तो एक एंड जेड मेम्ब्रेन से अटैच्ड है, तो जेड मेम्ब्रेन भी इधर खींचा। अब इधर वाला जो मायोसिन है उसका हेड भी जेड मेम्ब्रेन की तरफ है। एटीपी ने बाइंड किया, एटीपी ने जैसे ही बाइंड किया, एटीपेज ने उसको ब्रेक किया, एडीपी और पीआई ने, सारी एनर्जी मायोसिन के हेड में गई। मायोसिन का हेड वांट्स टू रोटेट टुवर्ड्स एम लाइन, बीच में उसको फिर से एक्टिन मिला और वो एक्टिन को पकड़ के एम लाइन की तरफ घूमा, यानी इधर से भी जेड मेम्ब्रेन इधर आया, इधर से भी जेड मेम्ब्रेन इधर आया, एंड सार्कोमेयर का कॉन्ट्रैक्शन इज योर मसल कॉन्ट्रैक्शन। नाउ कॉन्ट्रैक्ट तो कर गया, एनर्जी खत्म हो गई, भैया मुझ में एनर्जी आई, मैं इधर से इधर हुई तो एनर्जी खत्म हो गई, तो मैं वापस इधर चली गई। बट एक चीज याद रखना, मैं वापस तो गई बट मैंने एक्टिन को नहीं छोड़ा है, यानी क्रॉस ब्रिज नहीं तोड़ा है मैंने, ये बड़ी फाइनली याद रखना। अब नया एटीपी बाइंड करेगा, नया एटीपी जब बाइंड करेगा तब क्रॉस ब्रिज टूटेगा। एनसीईआरटी की लाइन है, अ न्यू एटीपी बाइंड्स एंड क्रॉस ब्रिज इज ब्रोकन। जब नया एटीपी बाइंड करेगा, क्रॉस ब्रिज यानी एक्टिन और मायोसिन का ब्रिज टूट गया। इतने में एटीपेज ने फिर से उसको कन्वर्ट किया, एडीपी और पीआई ने, वो फिर से रोटेट करना चाहता है, फिर जैसे ही स्ट्रेट हुआ फिर से एक्टिन को बाइंड किया, फिर घूमा, फिर जेड मेम्ब्रेन पास आया, फिर एनर्जी खत्म, फिर वो वापस गया बट क्रॉस ब्रिज नहीं टूटा, फिर से एटीपी ने बाइंड किया, क्रॉस ब्रिज टूटा, फिर एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूज, मसल कॉन्ट्रैक्शन कंटिन्यूड रहता है टिल कैल्शियम गोज बैक टू सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये चलता रहेगा। ये कब खत्म होगा मैम? ये तब खत्म होगा बेटा जब कैल्शियम चला जाएगा वापस एसआर में। जब कैल्शियम वापस एसआर में चला जाएगा तो ट्रोपोनिन वापस आ जाएगा, एंड नाउ ट्रोपोनिन इज गोइंग टू कवर मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑन एक्टिन। और अब जब मायोसिन वापस ऐसे स्ट्रेट होगा, वो एक्टिन को नहीं पकड़ पाएगा, और अब अगर इधर हुआ भी तो सार्को जेड मेम्ब्रेन पास नहीं आएगा। दिस इज अबाउट योर मसल कॉन्ट्रैक्शन। रिलैक्सेशन कब होगा? जब कैल्शियम को वापस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भेजेंगे। नाउ मसल रिलैक्सेशन ऑल्सो रिक्वायर्स एटीपी। वाई? क्योंकि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम। अब आपको कैल्शियम अगर वापस भेजना है तो आपको एक्टिवली भेजना पड़ेगा।
इसीलिए मसल रिलैक्सेशन के लिए भी वी रिक्वायर एटीपी। डेथ के बाद बॉडी जो है स्टिफ हो जाती है, क्यों? क्योंकि एटीपी खत्म हो जाता है। तो आप जिस स्टेट में उसी स्टेट में रह जाओ। गॉड फॉरबिड अगर मैं ऐसे मर गई, गॉड फॉरबिड, तो मेरी बॉडी रिलैक्स नहीं होगी, ऐसे ही रह जाएगी। क्यों? क्योंकि एटीपी चाहिए ना रिलैक्सेशन के लिए भी। एटीपी तो डेथ के बाद खत्म हो जाती है। रिएक्शन टाइम क्या हर एक मसल का सेम होता है? व्हाट डू वी मीन बाय रिएक्शन टाइम? रिएक्शन टाइम का मतलब है कि सिग्नल आने के बाद कितनी देर तक कॉन्ट्रैक्शन सस्टेन रहेगा, दैट इज रिएक्शन टाइम, एंड इट वेरीज फ्रॉम मसल टू मसल। तो रिएक्शन टाइम के बेसिस पे हमारे मसल्स दो टाइप के हो सकते हैं, रेड मसल एंड व्हाइट मसल। रेड मसल नाम से ही बहुत सारा मायोग्लोबिन है। मायोग्लोबिन जैसे हीमोग्लोबिन है, वैसे ही ऑक्सीजन स्टोरिंग प्रोटीन ऑफ योर मसल इज मायोग्लोबिन। इसका कलर भी रेड है। तो मायोग्लोबिन अगर ज्यादा है तो रेड मसल है, मायोग्लोबिन अगर कम है तो व्हाइट मसल। एब्सेंट नहीं होता, होता सब में है। कम है तो व्हाइट मसल है। अब क्योंकि मायोग्लोबिन है तो ऑक्सीजन स्टोरिंग प्रोटीन है, तो ऑक्सीजन बहुत सारा होगा। एरोबिक रेस्पिरेशन, मायोग्लोबिन कम है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा तो जल्दी थकावट नहीं होगी क्योंकि लैक्टिक एसिड नहीं बनेगा, तो सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन रहेगा। यहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन है, कम एनर्जी बनेगा, जल्दी से कॉन्ट्रैक्शन फॉलोड बाय रिलैक्सेशन। यहाँ सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पे लैक्टिक एसिड नहीं बनेगा, यहाँ लैक्टिक एसिड बनेगा। यहाँ फैटीग नहीं होगा जल्दी, यहाँ जल्दी फैटीग हो जाएगा। अब एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है? क्रेब्स साइकिल वगैरह कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। अब इसको एरोबिक रेस्पिरेशन करने के लिए अबंडेंट माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए, तो इसके पास ये अपने माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर को बढ़ा लेता है। अब यार अगर अपने कमरे में आप एक फर्नीचर को बढ़ाओगे तो किसी और फर्नीचर को कम करना पड़ेगा। तो अगर इसने एक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया को बढ़ाया तो किसी और सेल ऑर्गेनल को कम करना पड़ेगा। एसआर का अमाउंट इसमें कम होता है। अब इसको जब एरोबिक रेस्पिरेशन करना ही नहीं है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया नहीं बढ़ा रहा, ये माइटोकॉन्ड्रिया नहीं बढ़ा रहा, तो इसने एसआर को नहीं घटाया, तो इसमें एसआर ज्यादा है क्योंकि इसने माइटोकॉन्ड्रिया को नहीं बढ़ाया है। तो इधर एसआर ज्यादा है, इधर माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा है। इधर माइटोकॉन्ड्रिया कम है, इधर एसआर कम है। अब हमारी बॉडी में बेटा बैक के मसल जो हैं वो रेड मसल है। क्यों? द मोमेंट यू गेट आउट ऑफ द बेड इन द मॉर्निंग टू द मोमेंट यू डाई डाउन अगेन एट नाइट, योर बैक मसल आर इन सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट। बेटा आप सुबह जब उठते हो उस टाइम से आपके बैक के मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड है। अब मैं ऐसे बैठी हूँ, ऐसे बैठी हूँ, ऐसे बैठी हूँ या ऐसे बैठी हूँ, मेरे बैक के मसल्स मिनिमम कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में हैं। बैक के मसल्स रिलैक्स तब करते हैं जब आप सीधा लेटते हो बेड के ऊपर, करवट भी नहीं। यानी सुबह से लेकर रात तक आपके बैक के मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में हैं। तो कैसे मसल्स हैं? रेड मसल्स हैं। अब आईज ब्लिंक, सुबह से लेकर शाम तक आंखें ऐसे फाड़ के बैठ सकते हो? नहीं। इवेंचुअली यू आर गोइंग टू ब्लिंक, दैट मीन्स आईज के मसल बहुत लंबा कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट नहीं मेंटेन करते हैं। तो कैसे मसल है? व्हाइट मसल है। अब कुछ बर्ड्स होती हैं जो ऐसे ऐसे उड़ती है, यानी बर्ड्स के विंग्स कॉन्ट्रैक्ट करके रिलैक्स कर जाते हैं, व्हाइट मसल है। कुछ बर्ड्स हैं जो एक बार कॉन्ट्रैक्ट करती है ऐसे ऐसे, माइग्रेटरी बर्ड, ईगल, तो कैसे मसल्स हैं? रेड मसल्स हैं। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम हमारे में दो चीजें हैं, वन इज बोन, वन इज कार्टिलेज। अब बोन और कार्टिलेज का स्ट्रक्चर का ज्यादा हम डिटेलिंग स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ते हैं, बट फॉर नाउ जो बोन है इसके सेल्स को हम ऑस्टियोसाइट बोलते हैं। इसके मैट्रिक्स में कैल्शियम के सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है, और कोलाजन के फाइबर होते हैं। स्ट्रॉन्ग है मैट्रिक्स, प्लाएबल नहीं है। प्लाएबल मतलब होता है फ्लेक्सिबल, ये प्लाएबल नहीं है, फ्लेक्सिबल नहीं है, हार्ड मैट्रिक्स है इसका। बोन के सेल्स इज योर ऑस्टियोसाइट। कार्टिलेज, कार्टिलेज की जो सेल्स हैं वो है कॉन्ड्रोसाइट। कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स है वो प्लाएबल है, प्लाएबल यानी फ्लेक्सिबल है, बट इट रेजिस्ट कंप्रेशन। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में लिखा, मेरे नाक पे बेटा कार्टिलेज है, फ्लेक्सिबल है ना, देखो, बट मैं इसको दबा रही हूँ तो छोड़ रही हूँ, क्या दबा हुआ है, रेजिस्ट करके वापस आ रहा है ना। अब आटा गूंदा हुआ उसमें आप उंगली डालो वो दब जाएगा, यानी वो फ्लेक्सिबल है, लेकिन हटा लो वो उसी गड्ढे में रह जाएगा, यानी वो आपको रेजिस्ट नहीं कर रहा। अब मेरा नोज जो है ये प्लाएबल तो है, फ्लेक्सिबल तो, लेकिन रेजिस्ट कर रहा है। मैं इसे प्रेस कर रही हूँ, छोड़ रही हूँ, वापस आ रहा है। सो प्लाएबल बट रेजिस्ट कंप्रेशन। मैट्रिक्स बेटा सॉल्ट कौन से है? कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट है। अच्छा, दोनों ही सॉलिड है, ये नहीं बोलोगे इसका जो मैट्रिक्स है कार्टिलेज का ये लिक्विड है, सॉलिड है, बट ये हार्ड मैट्रिक्स नहीं है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में लिखा है, इधर हार्ड मैट्रिक्स है, ठीक है। कार्टिलेज हमारे तीन टाइप के होते हैं, इलास्टिन कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज एंड हायालिन कार्टिलेज। इसकी डिटेलिंग इस चैप्टर में नहीं है। बोन्स की बात करते हैं। बोन्स हमारी बॉडी में टोटल 206 बोन्स हैं, जिसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन जो आपका मेन एक्सिस बनाता है, अपेंडिकुलर स्केलेटन जो आपके साइड्स बनाता है। एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन्स आते हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 बोन्स आते हैं। पहले स्टार्ट कर रहे हैं हम एक्सियल स्केलेटन से।
द फर्स्ट वन इज योर स्कल। अच्छा, उससे पहले बेटा मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ। हमारी बॉडी में फ्लैट बोन्स आपको याद रखने हैं कितने हैं? SSSR, एक मूवी आई थी ना RRR, तो RRR को आपने SSS बना दिया, तो क्या बना आपका RSSS। R को हमने क्या बनाया? SSS। सो R इज फॉर रिब, S इज फॉर स्कैप्यूला, S इज फॉर स्कल, S इज फॉर स्टर्नम। क्या हो गया? रिब्स, स्कैप्यूला, स्कल एंड स्टर्नम, ये हमारे फ्लैट बोन्स होते हैं। तो सबसे पहले हमारे एक्सियल स्केलेटन में आता है स्कल। स्कल के सारे बोन हमारे फ्लैट बोन्स होते हैं। स्कल में टोटल 22 बोन्स होते हैं, और अब तो जो एक कंट्रोवर्शियल लाइन थी, हायोइड इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन स्कल, वो भी हटा दिया है। तो स्कल में कितने बोन है? 22 बोन्स है, जिसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, फेस एंड क्रेनियम। फेस में 14 बोन है, क्रेनियम में 8 बोन है। 8 बोन कौन से हैं? मेरे को देखो ये वीडियो में, अगर आइज क्लोज है तो। This is your frontal 1, 2 are your parietal, 2 are your temporal, 1 is your occipital, इधर से इधर स्फिनॉइड, ऐसे। तो बेटा अगर इधर से इधर जाएगा तो बीच में तो ब्रेन है, ब्रेन कट जाएगा तो वो एक गड्ढा बना के निकल रहा है। तो स्फिनॉइड की जो बोनी कैविटी है दैट इज कॉल्ड सेला टर्सिका, जिसमें डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में होता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। सिमिलरली पीछे से आगे आके मेरे यहाँ पे हो रहा है परपेंडिकुलर, दिस इज इथमॉइड। स्फिनॉइड इधर से इधर जा रहा है, बीच में बोनी कैविटी सेला टर्सिका बना के निकल रहा है। इथमॉइड इधर से इधर आ रहा है, यहाँ पे डायरेक्टली मेरे नोज के पास यहाँ ओपन कर रहा है। मैम ये तो ब्रेन को काटता हुआ जाएगा या ये भी कैविटी बनाएगा? ये ना कैविटी बनाएगा ना ये ब्रेन को काटेगा, ये पतला सा बोन है। तो ब्रेन में तो बेटा लॉन्गिट्यूडनल फिशर होता है ना, ऐसे होता है ना ब्रेन, लॉन्गिट्यूडनल फिशर, उसी के ऊपर से निकल के यहाँ के परपेंडिकुलर होगा, दैट इज योर इथमॉइड बोन। जो हमारा ऑसिपिटल बोन है वो बैक तो बना रहा है, साथ में फ्लोर भी बना रहा है। तो बेटा अगर फ्लोर बना लेगा तो नीचे तो स्पाइनल कॉर्ड है, ऊपर ब्रेन रखा है, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, ऊपर ब्रेन है, अब इसने फ्लोर बना दिया, नीचे स्पाइनल कॉर्ड है। तो फिर क्या है? ऑसिपिटल बोन में एक होल है, लार्जेस्ट होल ऑफ आवर बॉडी, विच इज कॉल्ड योर फोरामन मैग्नम। ये फ्रॉग वाले में लिखा है, यहाँ नहीं लिखा, फ्रॉग वाले चैप्टर में लिखा है, बट हमारे में भी है फोरामन मैग्नम। अब फोरामन मैग्नम की दोनों तरफ एक प्रोजेक्शन आउट है नोन एज कॉन्डाइल, दो कॉन्डाइल है। देयरफॉर हमारा स्कल क्या है? डाइकॉन्डाइलिक स्कल है। क्यों है बेटा? क्योंकि बेटा स्कल है ना आपका, स्कल का अगर आप कोई कनेक्शन वर्टिबल कॉलम से नहीं करोगे तो नीचे देखोगे स्कल निकल जाएगा हेलमेट की तरह। तो हमें स्कल को वर्टिबल कॉलम में दो नट से टाइट कर दिया, एंड दोज नट आर कॉल्ड योर कॉन्डाइल। तो हमारा कैसा स्कल है? डाइकॉन्डाइलिक स्कल है, फ्लैट बोन है सारे। अब फेस को लेके चलते हैं, क्रेनियम बता दिया, अब फेस को लेके चलते हैं। फेस में मेरे को देखो एक बार, एक्सक्यूज मी, दिस इज मैंडिबल, दिस इज मैंडिबल, ठीक है। वैसे तो एक ट्रिक है याद करने का, वो कौन लकी मैन ने मैक्सिमम प्लेट्स जीते, जो मैं क्लास में जनरली बताती हूँ, बट यहाँ देख लो आप, दिस इज मैंडिबल, ये एक ही है। लार्जेस्ट एंड ओनली मूवेबल बोन ऑफ योर फेस इज योर मैंडिबल, ये एक ही है, लार्जेस्ट है, ओनली मूवेबल फेस। मैग्जिला दो है, अपर जॉ, मैंडिबल लोअर जॉ, मैग्जिला अपर जॉ है। दिस इज चीक्स बोन यानी जाइगोमैटिक, ये है हमारे चीक्स बोन यानी जाइगोमैटिक। माउथ के अंदर जो नेजल कैविटी को बकल कैविटी से सेपरेट कर रहा है दैट इज पैलेंटाइन। नोज के ऊपर ये रहा मेरा नेजल बोन, आईब्राउज के बीच में दिस इज माय पैलेंटाइन बोन, सॉरी वोमर, दिस इज माय वोमर बोन। आईज के दोनों तरफ बेटा ऐसे, एक इधर एक इधर, दीज आर माय लेक्राइमल बोन्स। सब आपके डायग्राम में दिख रहा है, एक बार रिपीट करके दोबारा सुनना है तो आप सुन सकते हो। देन हायोइड, हायोइड हमारा लोनली बोन है, ओनली बोन ऑफ आवर बॉडी विच इज नॉट अटैच टू एनी अदर बोन, किसी और बोन से इसका अटैचमेंट नहीं है, यू शेप्ड है, फ्लोर ऑफ बकल कैविटी यहाँ पे प्रेजेंट है, एंड टंग इसी से अटैच हो जाता है। तभी तो टंग को हम स्केलेटल मसल बोलते हैं, किसी बोन से तो अटैच हुआ होगा ना, हायोइड से अटैच होता है। नाउ कान के अंदर हमारे ईयर ऑसिकल्स होते हैं छोटे छोटे, बाहर से अंदर की तरफ मेलस, इनकस एंड स्टेप, जो हियरिंग एफिशिएंसी बढ़ाने में हेल्प करते हैं। अब स्टेप्स हमारी बॉडी का स्मॉलेस्ट बोन होता है, ठीक है। विद दिस वी आर डन विद स्कल। अब हम बात करते हैं वर्टिबल कॉलम की। एक्सियल स्केलेटन में पहले ऊपर देख लिया, नाउ वर्टिबल कॉलम। वर्टिबल कॉलम में 26 रिंग लाइक बोन्स है जो सीरीज में अरेंज्ड हैं, और दो रिंग्स के बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क है जो दो रिंग्स को कनेक्ट कर रहा है। एक चूड़ी दूसरी चूड़ी, बीच में ग्लू, तीसरी चूड़ी ग्लू, ग्लू लगा रहा है, वो जो ग्लू लगा रहा है दैट इज योर इंटरवर्टिब्रल डिस्क। कितने सीरीज में रिंग्स हैं हमारे? 26 रिंग्स हैं। 7 इन योर नेक रीजन कॉल्ड सर्वाइकल वर्टिब्रा, 12 in your thoracic region called thoracic vertebra, 5 in your abdomen region known as lumbar vertebra,
एंड 5 बट फ्यूज्ड इनटू 1, यानी सैक्रल वर्टिब्रा 5 है बट फ्यूज होके बनता है एक सैक्रम जो कि हमारे हिप या फिर पेल्विक रीजन में है। सैक्रल वर्टिब्रा 5 है, फ्यूजेस टू फॉर्म वन सैक्रम ट्रायंगुलर सा विच इज इन योर हिप और पेल्विक रीजन। देन हमारा टेल जो कि अब है नहीं, बट मैमल्स सिर्फ हम थोड़ी हैं, तो मैमल्स में 3 to 4 सर्वाइकल कॉक्सीजियल वर्टिब्रा, 3 to 4 कॉक्सीजियल वर्टिब्रा फ्यूज टू फॉर्म वन कॉक्सिक्स जो कि हमारा टेल बोन है, जो कि हमारे में वेस्टिजियल होता है। अब ये जो हमारे वर्टिबल कॉलम है, इसका क्या काम है? इसका मेन काम है टू प्रोटेक्ट योर स्पाइनल कॉर्ड। तो वर्टिबल कॉलम के बीच का जो हॉलो कैनाल है दैट इज कॉल्ड न्यूरल कैनाल, क्योंकि नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्ट कर रहा है वो उसके अंदर, यानी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रहा है। वर्टिबल कॉलम के और क्या फंक्शन है? वो आपके बेटा बैक के मसल्स को अटैचमेंट पॉइंट प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड्स पॉइंट फॉर अटैचमेंट ऑफ योर बैक मस्क्यूलेचर। साथ में बेटा हमारे रिब्स जो है वो पीछे जाके थोरैसिक वर्टिब्रा से तो अटैच होते हैं, तो थोरैसिक वर्टिब्रा इज ऑल्सो गिविंग पॉइंट ऑफ अटैचमेंट टू योर रिब्स एंड हेंस इज ऑल्सो टेकिंग पार्ट इन योर रिब केज या फिर थोरैसिक केज में भी ये पार्टिसिपेट कर रहा है। ऑलमोस्ट ऑल मैमल्स में हमारा जो सर्वाइकल वर्टिब्रा है वो 7 ही होता है, ऑलमोस्ट ऑल में। एक एक्सेप्शन है स्लॉथ, इसीलिए दे हैव रिटन ऑलमोस्ट ऑल, else they would have written all mammals। ठीक है, बस बाकी हमारे स्कल को भी तो पॉइंट अटैचमेंट दे रहा है, हमारा स्कल भी तो इसी से अटैच्ड है, तो ये सारे फंक्शंस हो जाते हैं हमारे वर्टिबल कॉलम के। देन और क्या आता है हमारे एक्सियल स्केलेटल में? हमारे रिब्स आते हैं, आगे की तरफ रिब्स आते हैं, स्टर्नम आता है। स्टर्नम पहले लेते हैं, फ्लैट बोन है, SSSR है ना, फ्लैट बोन है। स्टर्नम इज अ चेस्ट बोन, ब्रेस्ट बोन, इट प्रोवाइड्स पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर योर रिब्स। स्टर्नम के बेटा ये जो स्टर्नम है ये रिब्स को तो अटैच कर रहे हैं, हम आगे जाके देखेंगे जो हमारा कॉलर बोन है ना, क्लेविकल, ये भी इसी से जाके अटैच हो जाता है। स्टर्नम इज ऑल्सो टेकिंग पार्ट इन योर थोरैसिक केज, आगे स्टर्नम, पीछे थोरैसिक वर्टिब्रा, साइड में रिब्स होते हैं। नाउ रिब्स की बात करते हैं, रिब्स भी फ्लैट बोन है। रिब्स हमारे टोटल 12 पेयर है, जिसमें से कि 12 के 12 सारे के सारे जो हमारे पेयर हैं वो पीछे तो थोरैसिक वर्टिब्रा से ही अटैच होते हैं, लेकिन आगे वो किससे अटैच होंगे इसके बेसिस पे हमने रिब्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। बट पीछे फिक्स्ड है, पीछे तो थोरैसिक वर्टिब्रा से ही अटैच होगा। और पीछे क्योंकि फिक्स्ड है, पीछे जब रिब अटैच होता है तो रिब 2 मुंह बनाता है, जैसे हमारे बालों के स्प्लिट एंड में 2 मुंह हो जाते हैं, वैसे हमारा रिब जब पीछे अटैच होता है तो 2 मुंह बना लेता है। 2 मुंह यानी 2 हेड, बाइसेफेलिक। सो रिब्स डॉर्सली इज बाइसेफेलिक, याद रखना, वेंट्रली नहीं। रिब्स डॉर्सली इज बाइसेफेलिक बिकॉज इट फॉर्म्स 2 पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर आवर थोरैसिक वर्टिब्रा। नाउ आगे के जो फर्स्ट 7 है वो डायरेक्टली हमारे स्टर्नम से अटैच है। सो फर्स्ट 7 आर योर ट्रू रिब्स, जिसको हम कह सकते हैं वर्टिब्रोस्टर्नल, क्योंकि पीछे वर्टिबल कॉलम से, आगे स्टर्नम से। जो नेक्स्ट 3 हैं यानी योर 8, 9 एंड 10 ये अटैच्ड है हमारे 7th वाले रिब से आगे वेंट्रल की तरफ, हाइलिन कार्टिलेज के थ्रू। तो इसे हम बोलते हैं वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब। हाइलिन कार्टिलेज यानी कॉन्ड्रल, कॉन्ड्रोसाइट कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज से ये डायरेक्टली 7th वाले से अटैच है, वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब। और जो लास्ट के 2 हैं यानी 11th एंड 12th ये किसी से अटैच नहीं है वेंट्रल सरफेस पे, ये फ्री घूम रहे हैं। सो दे आर फ्लोटिंग रिब्स, यानी कि ये ओनली वर्टिब्रल रिब है। सो फर्स्ट 7 इज योर ट्रू रिब, नेक्स्ट 3 इज योर फॉल्स रिब, लास्ट 2 इज योर फ्लोटिंग रिब्स। विद दिस वी आर डन विथ योर एक्सियल स्केलेटन। अब हम बात करेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन की। अच्छा इसमें काउंट कर लो बेटा, 22 बोन्स हो गए हमारे स्कल में, 3 ऑन ईच साइड यानी 6 बोन्स हो गए हमारे ईयर ऑसिकल्स, 1 हो गया हमारा हायोइड, रिब्स हो गए 12 पेयर यानी 24, वर्टिबल कॉलम हो गए 26, 1 हो गया हमारा स्टर्नम। नाउ अपेंडिकुलर, अपेंडिकुलर में हमारे आते हैं लिम्स, हाथ दोनों, पैर दोनों, और सॉकेट्स जिसमें ये जुड़े हुए हैं, सॉकेट जिसमें जुड़े हुए हैं, ऊपर वाला पेक्टोरल गर्डर, नीचे वाला पेल्विक गर्डर। तो पहले लिम्स की बात करते हैं। ईच लिम्स हैव 30 बोन, 30 30 30 30, टोटल 120 बोन्स। 30 30 30 120 हो गए, 30 30 30 30, टोटल 120 बोन्स हो गए। तो गर्डल्स में कितने बचे? 6 बोन्स बचे। अपेंडिकुलर स्केलेटन हैज 126 बोन्स एंड योर एक्सियल स्केलेटन हैज 80 बोन्स, 80 बोन्स। तो 30 30 30 120, तो गर्डल में कितने होंगे? गर्डल में मैम टोटल 6 हो जाएंगे। अब 6 में से जो ऊपर है उसको ज्यादा दे दो, नीचे को कम दे दो। तो पेक्टोरल गर्डल हैज 4 बोन्स एंड पेल्विक गर्डल हैज 2 बोन्स। पहले लिम्स करते हैं। 4 लिम्ब की बात करें, वीडियो देखो, आंखें खोलो अगर बंद है तो। दिस इज ह्यूमरस, सबसे ऊपर हमारा क्या है? ये ह्यूमरस है।
देन यहाँ पे हमारा है रेडिया एंड अल्ना, रेडिया एंड अल्ना। अब बेटा डायग्राम को ध्यान से देखो, रेडिया और जो अल्ना है उसमें से जो, चलो इतना इसमें नहीं आएगा बट वैसे याद रखना बेटा, अल्ना जो है वो लिटिल फिंगर की तरफ होता है, यूएल, उल्लू से याद रखो यूएल, अल्ना लिटिल फिंगर की तरफ होता है और जो रेडिया है वो थंब की तरफ होता है। अल्ना लिटिल फिंगर की तरफ होता है और रेडिया थंब की तरफ होता है। देन हमारे रिस्ट बोन, यहाँ पे बेटा रिस्ट में हमारे 8 बोन होते हैं कॉल्ड कार्पल्स, 8 बोन, पहले 4 फिर 4, कैसे 8 बोन्स कॉल्ड कार्पल, ये देखो। देन हमारे पाम बोन 1 2 3 4 5, पाम बोन क्या है हमारे, मेटाकार्पल। देन डिजिट बोन फैलेंजेस, डिजिट बोन फैलेंजेस कितने हैं, 14 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। थंब में कितने हैं 2 एंड बाकी फिंगर्स में कितने हैं 3 3। देखो ना थंब एक ही बार मुड़ता है, फिंगर्स 2 बार मुड़ते हैं। सो फॉर्मूला क्या है हमारे फैलेंजेस का, 2 3 3 3 3। ह्यूमरस 1, रेडिया अल्ना 1 1 यानी 2, कार्पल्स टोटल 8, मेटाकार्पल 5, phalanges 14, together we are saying 30 bones. Now hind limb, hind limb में हमारा फीमर, थाई बोन, ये हमारा लार्जेस्ट बोन है फीमर, थाई बोन। उसके बाद बेटा नी कैप आ जाता है, एक नोन एज पैटेला, सीसमॉइड ट्रायंगुलर बोन है, नी कैप है पैटेला। अब एक एक्स्ट्रा बोन हो गया तो कहीं से तो हमें हटाना पड़ेगा क्योंकि हमारा एल्बो कैप तो था नहीं, तो अभी हम देखेंगे आगे। नीचे की तरफ होता है बेटा टिबिया एंड फिब्यूला। अब डायग्राम में देखो, टिबिया अंदर की तरफ है, फिब्यूला बाहर की तरफ है, टिबिया बड़ा है, फिब्यूला पतला सा है। तो ऐसे याद रख सकते हो, आप एक टीवी लेकर आए, टीवी को घर के अंदर रखोगे या बाहर रखोगे, टीवी को घर के अंदर रखोगे, बड़ा टीवी लोगे या छोटा टीवी लोगे, बड़ा टीवी लोगे। तो टिबिया बड़ा बोन है और अंदर की तरफ है, इनर एंड लार्जर बोन, फिब्यूला आउटर एंड थिनर बोन। देन टार्सल्स यानी एंकल बोन, रिस्ट बोन कितने थे 8 थे, तो एंकल बोन में हमें एक कम कर दिया क्योंकि ऊपर पैटेला नहीं था, नीचे पैटेला आ चुका है। सो टार्सल्स कितने हैं 7 हैं। मेटाटार्सल फिर 5 ही हैं यानी योर सोल बोन, सोल वो वाला सोल नहीं, वो वाला सोल। एंड देन डिजिट यानी फैलेंजेस में हमारे 14 हो जाते हैं, ठीक है। देन गर्डल्स की बात करते हैं। पेक्टोरल गर्डल ऊपर की तरफ प्रेजेंट है, पेक्टोरल गर्डल में टोटल 4 बोन है यानी ईच हाफ विल हैव 2 बोन दिस साइड एंड 2 बोन दिस साइड। पीछे है हमारा स्कैप्यूला, आगे है हमारा क्लेविकल। जो स्कैप्यूला है इट फॉर्म्स बैक ऑफ योर शोल्डर, इट इज अ ट्रायंगुलर बोन, ट्रायंगुलर बोन है। जो स्कैप्यूला है वो किस थोरैसिक वर्टिब्रा के लेवल पे है, T2 टू T7 है। अच्छा ऊपर T2 लिखो, T2 लिखो, 2 के जो ऐसे वाले लाइंस को नीचे खींच दो, 7 ही तो बन जाएगा। सो T2 टू T7 हमारा स्कैप्यूला होता है। स्कैप्यूला का जो डॉर्सल साइड है, यार ये अगर ये स्कैप्यूला है, ये देखो ये स्कैप्यूला है तो इसका वेंट्रल साइड है, ये डॉर्सल साइड है। स्कैप्यूला के डॉर्सल साइड पे एक स्पाइन जा रहा है, एक रिज जा रहा है नोन एज स्पाइन, विच इज एंडिंग इनटू अ फ्लैट एंड कॉल्ड एक्रोमियन। So dorsal surface of scapula is divided by a ridge called spine which is ending into acromion. Acromion आपका bulge of shoulder है, ये है acromion. Acromion के just नीचे एक concavity है known as glenoid cavity, और glenoid cavity में ही हमारा humerus जाके attach होता है। attach के लिए NCERT बार बार word use कर रही है articulate which means attachment, ठीक है। नाउ क्लेविकल, क्लेविकल की अगर हम बात करते हैं, क्लेविकल एक कॉलर बोन है, ब्यूटी बोन है। क्लेविकल के 2 कर्वेचर होते हैं, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। अब अपने अपने क्लेविकल को टच करो, ये स्टर्नम से अटैच्ड है और उसको ट्रेस करते हुए जाओ, ये एक्रोमियन तक जा रहा है, यानी क्लेविकल हैज 2 पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, 1 टू योर स्टर्नम, 1 इज टू योर एक्रोमियन प्रोसेस, ठीक है। इधर से भी सेम होगा, हो गया हमारा पेक्टोरल गर्डल। नाउ पेल्विक गर्डल, जो पेल्विक गर्डल है हमारे उसमें 2 बोन है। Each half of pelvic girdle is called coxal bone. एक coxal bone इधर, एक coxal bone इधर. Each half of your pelvic girdle is called coxal bone. Now each coxal bone is made by fusion of 3 bones called ilium, ischium and pubis. 3 बोन के फ्यूजन से बन रहा है। सबसे ऊपर है इलियम, सबसे नीचे है इस्चियम और बीच में है हमारा प्यूबिस। जिस पॉइंट पे ये तीनों बोन मिल रहे हैं, तीनों का थोड़ा थोड़ा पॉइंट आएगा, याद रखना इस चीज को। उस पॉइंट पे एक कॉन्केविटी है नोन एज एसिटैब्यूलम, और एसिटैब्यूलम में हमारा आर्टिकुलेट यानी अटैच हो जाता है फीमर, लेकिन तीनों बोन का कंट्रीब्यूशन है वहां पे। अब जो हमारा पेल्विक गर्डल है वो दोनों कॉक्सल बोन है, यानी ईच हाफ यानी बोथ कॉक्सल बोन कहीं ना कहीं मिल रहे हैं। वो मिल रहे हैं बेटा वेंट्रली। पेल्विक गर्डल हमें लग रहा है पीछे है, लेकिन वो मिल कहाँ रहे हैं, वेंट्रली मिल रहे हैं, आगे मिल रहे हैं। जिस पॉइंट पे वो मिल रहे हैं
वहां सिर्फ हमारा प्यूबिस प्रेजेंट है और उस पॉइंट को हम बोलते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस, एक्सक्यूज मी, इलियम इस्चियम प्यूबिस में से। याद रखना दोनों कॉक्सल बोन वेंट्रली मिल रहे हैं, जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं वहां सिर्फ प्यूबिस है, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं प्यूबिस सिम्फाइसिस, जो कि वेंट्रल प्रेजेंट है। कौन से कार्टिलेज से मिल रहे हैं? फाइब्रस कार्टिलेज से मिल रहे हैं। कौन से कार्टिलेज से मिल रहे हैं? फाइब्रस कार्टिलेज से मिल रहे हैं। ठीक है, दैट इज इट। नाउ जॉइंट्स। जॉइंट्स जो है, एक चीज याद रखना, सिर्फ बोन और बोन के बीच में नहीं होता, जॉइंट बोन और कार्टिलेज के बीच में भी होता है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। जॉइंट का दूसरा नाम होता है आर्थ्रोसिस। अब जॉइंट हमारे 3 टाइप के हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन 2 बोन्स के बीच में क्या है। अब मेरे दोनों हाथों को बेटा बोन्स मान लो, तो 2 बोन के बीच में अगर कोलाजन के फाइबर्स आ जाए, कोलाजन के फाइबर्स आ जाए, तो फाइबर्स आ गए ना, तो जॉइंट विल बी फाइब्रस जॉइंट। अब क्या कोलाजन 2 बोन को मूव करने देगा? कोलाजन तो स्ट्रेंथ के लिए होता है। इमूवेबल जॉइंट, सो फाइब्रस जॉइंट आर कोलाजन फाइबर्स, therefore they are immovable joint। ये होते हैं हमारे क्रेनियम में बेटा। आपके स्कल के कोई भी बोन मूव नहीं करा, क्रेनियम का, सॉरी, इसे हम बोलते हैं सूचर्स, सूचर्स ऑफ योर क्रेनियम। एनसीईआरटी इज ओनली टॉकिंग अबाउट वन एग्जांपल। देन नेक्स्ट इज योर कार्टिलेजिनियस जॉइंट। कार्टिलेजिनियस जॉइंट का मतलब है 2 बोन्स के बीच में कोई भी कार्टिलेज अगर आ गया, कोई भी कार्टिलेज आ गया तो कार्टिलेजिनियस जॉइंट है। जैसे हयालिन कार्टिलेज आ गया था रिब्स और स्टर्नम के बीच में, हयालिन कार्टिलेज इज अ कार्टिलेज, मतलब तो कैसा जॉइंट है? रिब्स एंड स्टर्नम, कार्टिलेजिनियस जॉइंट है। अभी मैंने बताया 2 कॉक्सल बोन यानी पेल्विक गर्डल के बीच में फाइब्रस कार्टिलेज आया, तो फाइब्रस जॉइंट नहीं हुआ, फाइबर्स थोड़ी आए हैं, फाइब्रस कार्टिलेज आया है। सो प्यूबिक सिम्फाइसिस इज व्हाट काइंड ऑफ जॉइंट? कार्टिलेजिनियस जॉइंट हैविंग फाइब्रस कार्टिलेज। सिमिलरली इंटरवर्टिब्रल डिस्क, जहां पे 2 वर्टिब्रल कॉलम मिल रहे हैं, वहां भी फाइब्रस कार्टिलेज है, तो फाइबर्स थोड़ी है, तो वो भी कैसा जॉइंट है? योर कार्टिलेजिनियस जॉइंट हो जाता है। 3 जॉइंट याद रखना, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, प्यूबिक सिम्फाइसिस, और इन दोनों जगह पे फाइब्रस कार्टिलेज है। रिब्स एंड स्टर्नम के बीच में हयालिन कार्टिलेज है। देन अगर 2 बोन्स के बीच में साइनोवियल मेम्ब्रेन आ जाए जो म्यूकोपॉलीसेकेराइड यानी साइनोवियल फ्लूइड सेक्रीट करने लगे, देन वी आर कॉलिंग इट साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट के बड़े सारे टाइप होते हैं और ये फ्रीली मूवेबल जॉइंट है, क्योंकि फ्लूइड आ गया ना, अब तो आराम से मूवमेंट करते रहो। कार्टिलेजिनियस जॉइंट स्लाइटली मूवेबल जॉइंट है, यानी बहुत फ्रीली मूव नहीं करेगा और ऐसा भी नहीं है कि मूव करेगा, नहीं करेगा, ठीक है। सो मिड में है वो। नाउ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये है बेटा शोल्डर जॉइंट। अच्छा, व्हेनेवर आई सी अबाउट अपर बॉडी, प्री अज्यूम दैट आई एम आल्सो मेंशनिंग योर लोअर बॉडी। यानी अगर मैं कह रही हूँ शोल्डर जॉइंट है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, तो हिप जॉइंट भी हो गया बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अगर मैं कह रही हूँ एल्बो जॉइंट है हिंज जॉइंट, तो नी जॉइंट भी हो गया मेरा हिंज जॉइंट। अगर मैं कह रही हूँ बिटवीन कार्पल्स इज योर ग्लाइडिंग जॉइंट, ग्लाइड कर रहा है ना, तो बिटवीन टार्सल्स भी हो जाएगा हमारा ग्लाइडिंग जॉइंट। देन योर पाइवॉइड जॉइंट, जो कि हमारे रिब्स और रेडिया और अल्ना के बीच में प्रेजेंट है। हमारे पहले वर्टिब्रा को हम बोलते हैं एटलस और सेकंड को हम बोलते हैं एक्सिस, तो एटलस और एक्सिस के बीच में भी पाइवॉइड जॉइंट प्रेजेंट है। देन वी आर सेइंग सैडल जॉइंट। अंगूठा मेरा सैड है, सैड मेरा तो वैसे ही सैड है बेटा, टेढ़ा है थोड़ा। सो कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब इज योर सैडल जॉइंट, अंगूठा हमारा सैड है। नाउ डिजीजेस करने से पहले बेटा एक बार लिवर सिस्टम की थोड़ी सी बात की हुई है। जॉइंट को हम बोलते हैं फल्क्रम, जॉइंट इज कॉल्ड फल्क्रम। मसल कॉन्ट्रैक्शन बेटा जब फोर्स जनरेट करता है तो हमारे बोन मूव, मेरे को अगर ऐसे करना है 2.5 किलो के हाथ को ऐसे करके मुझे उठाना है, अगर ऐसे करना है, मेरे हाथ में लेट सपोज कोई डंब है, वेट है, तो मेरा फोर्स कौन जनरेट करेगा? बाइसेप मसल। सो मसल विल जनरेट फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन यानी एफर्ट। मूव कौन कर रहा है? मेरा ये बोन मूव कर रहा है, बोन को हम बोल देंगे लिवर। लेकिन किस पॉइंट से मूव कर रहा है? जॉइंट से मूव कर रहा है, जॉइंट इज कॉल्ड फल्क्रम। सो जॉइंट इज कॉल्ड फल्क्रम, बोन इज कॉल्ड लिवर, एंड स्ट्रेंथ फॉर मसल कॉन्ट्रैक्ट द एफर्ट इज बीन क्रिएटेड बाय योर मसल्स। और जितना वेट आपने हाथ में लिया है वो रेजिस्टेंट क्रिएट करेगा, ठीक है। नाउ डिजीजेज लास्ट एंड करते हैं। सबसे फर्स्ट डिजीज इज योर माइस्थेनिया ग्रेविस। माइस्थेनिया ग्रेविस में क्या? इट्स अ ऑटो इम्यूनिटी। इट्स अ ऑटो इम्यूनिटी जब हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बनाने लगती है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर के लिए। तो जब बेटा रिसेप्टर ही गायब है, कितना भी एसिटाइल कोलिन आएगा, मसल सिग्नल कैच नहीं कर पाएगा, मसल पैरालाइज हो जाएगा। सो पैरालिसिस ऑफ योर स्केलेटल मसल की पैरालिसिस।
तो बेटा अगर कोई चीज बहुत टाइम तक काम नहीं करेगी तो वीक हो जाएगी, तो वीकनिंग भी हो जाएगी, थकावट भी हो जाएगी। सो पैरालिसिस, वीकनिंग एंड फैटीग ऑफ स्केलेटल मसल, ऑटो इम्यूनिटी है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की। नाउ नेक्स्ट इज योर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये भी स्केलेटल मसल का है। इसमें एट्रोफी, डीजेनरेट कर रहा है स्केलेटल मसल्स का जो साइज है वो प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ स्केलेटल मसल, डीजेनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल। देन गाउट, एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड एट जॉइंट कॉजिंग पेन इज कॉल्ड गाउट, इसको गाउटी आर्थराइटिस भी बोलते हैं। अब यूरिक एसिड प्यूरिन के मेटाबॉलिज्म से बनता है, स्ट्रक्चर मैच करता है, तो ये प्यूरिन मेटाबॉलिज्म के खराब होने से होता है। देन नेक्स्ट इज योर टेटनी, स्पैस्मिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स यानी वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम। अरे कैल्शियम नहीं होगा, मसल कॉन्ट्रैक्ट करके रिलैक्स करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करके रिलैक्स करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करके रिलैक्स करेगा, दैट इज स्पैस्मिक कॉन्ट्रैक्शन, यस। देन हमारा आ जाता है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस एज रिलेटेड होता है। अगर आपकी बॉडी में, अगर आपके बोन में बोन का मास, बोन की डेंसिटी कम हो रही है, कैल्शियम की कमी हो रही है, डीमिनरलाइजेशन, कैल्शियम डिपॉजिट कम हो गया, बोन डेंसिटी कम हो गई हमारी कैल्शियम की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस। ये फीमेल्स में मेनोपॉज के बाद ज्यादा होता है। एक चीज याद रखेंगे, बोन में कैल्शियम डिपॉजिट करने के लिए विटामिन डी भी चाहिए, और ईस्ट्रोजन भी चाहिए, टेस्टोस्टेरोन भी चाहिए। अब मेल में तो हमेशा टेस्टोस्टेरोन रहता है, विटामिन डी पे डिपेंड करता है सारा। फीमेल्स में बेटा मेनोपॉज के बाद ईस्ट्रोजन खत्म है, तो कैल्शियम को जो डिपॉजिट करता है बोन में, अब वो फैक्टर सिर्फ विटामिन डी बच चुका है, इसीलिए फीमेल्स को चलो सबको विटामिन डी लेना चाहिए। सो व्हाट इज ऑस्टियोपोरोसिस? एज रिलेटेड ड्यू टू लेस लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन इन फीमेल, प्रोग्रेसिव डीजनरेशन या फिर लॉस ऑफ बोन डेंसिटी, दैट इज इट। आर्थराइटिस, आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन, आर्थ्रोस मतलब जॉइंट, जॉइंट पेन यानी जॉइंट का इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट इज कॉल्ड आर्थराइटिस। तब अब नेक्स्ट मिलेंगे हम न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए, तब तक टाटा बाय बाय नमस्ते।